स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। इससे पहले हम लोग दोस्तों की प्रश्नों को देखें। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने पिछले सेशन में जो बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ की परीक्षा ली गई है उनमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, यानी आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है वो इसमें लिया गया है इस बुक में, और बीपीएससी ने अन्य परीक्षाएं जो कंडक्ट की हैं और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है। तो यहाँ पे हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे पिछले सेशन में और हम लोगों ने 50 तक उन प्रश्नों को सॉल्व किया है और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और 51 नंबर के क्वेश्चन से इसे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसी तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ। तो व्याख्या पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इन व्याख्याओं को पढ़ने से हमारा एक एक टॉपिक क्लियर होते जाता है कि हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। बहुत सारी नई जानकारियाँ व्याख्या में मिल जाती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगिरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगिरी। यहाँ व्याख्या दिया गया है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। तो ऐसा भी प्रश्न यहाँ बनता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा कौन थे? तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र उदीन था जिन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं बीपीएससी में कि अजातशत्रु का जो पुत्र उदयन था उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक जो थे बिंबिसार उसका चिकित्सक जीवक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवक। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं कि मगध का शासक जो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक जो था उसे बिंबिसार ने अवंती नरेश जो थे चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भी वहाँ भेजा था। अवंती नरेश के पास बिंबिसार ने जीवक को भेजा था इलाज हेतु। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, क्योंकि ये जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश थे और बिंबिसार का ही पुत्र जो था वो अजातशत्रु था। ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न। देखिए यहाँ दिया गया, मगध का शासक जो अजातशत्रु था 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। यहाँ बहुत सारी जानकारी मिल रही दोस्तों कि ये जो अजातशत्रु था उन्होंने क्या किया था, बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसी परंपरा को उसके पुत्र उदयन जो है जिन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र की थी उन्होंने भी अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर दी थी, हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। आंसर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। इसे थोड़ा समझते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पीढ़ी की पहचान सिंहल के राजा तिष से कर डाली। यहाँ पे जब भी पूछा जाएगा तो किसने पढ़ा था सबसे पहले, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने देवनाम पीढ़ी की पहचान अशोक से ना करके किससे कर दी, सिंहल के राजा तिष से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है।
अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं कि अशोक नाम कब पढ़ लिया गया, कहाँ से पढ़ लिया गया। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा 1915 में मस्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम पढ़ लिया गया। नेक्स्ट है कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कार्तिकेय। कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। यह आपका पूछा गया है 47वीं बीपीएससी 2005 में। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, अनोसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यहाँ नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए दोस्तों, सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बृहत संहिता जो है बड़ा मिहिर की है, मूषिका मासा अतुला की है, और राज तरंगिनी जो है वो कल्हन की है, और विक्रमांक देव चरित्र जो है वो विल्हन की है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी ऑडिटर वाले 2019 में पूछी गई। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था, ये भी हम लोगों ने पहले देख लिया है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में पुस्तकें हैं। तो सूची 1 को हम लोग देखते हैं, सूचियों का मिलान करते हैं। कौटिल्य जो है, कौटिल्य का जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और कामंडक का नीतिसार है, और कालिदास का कुमार संभवम है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के असिस्टेंट 2019 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव खारवेल का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं इसका। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि खारवेल किस वंश का शासक था। तो ये चेदी वंश का शासक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तो यहाँ से आ सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है। तो प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। यहाँ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे था। पहला आपका दिया है महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश, दोनों दे दिया है। तो जो चेदी वंश का संस्थापक था कलिंग का राजवंश का, वो महामेघ वाहन था। तो उसी के नाम पे इस वंश को कभी कभी महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है, चेदी वंश भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो हर्षवर्धन के काल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि वेनसांग ने कब प्रस्थान किया था। तो 629 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहते हैं।
तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि उन्होंने जब भारत का दौरा किया था तो कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो कौन सा ग्रंथ लिखा था ह्वेनसांग ने, सीयू की। नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिनी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कल्हण ने राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह जो 1128 से 1149 ईस्वी के थे शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं कि कौटिल्य जो है, चाणक्य जो है, उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट है ओदंतपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो ओदंतपुर जो था वो बिहार राज्य में स्थित था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्नाटक वंश का संस्थापक था नान्यदेव, आंसर है ऑप्शन ए। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया 60वीं से 62वीं बीपीएससी 2016 में। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक दोस्तों हरि सिंह था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो अछूत की जो अवधारणा उद्धृत हुई थी वो सबसे पहले धर्मशास्त्र के समय में हुई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था वो कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हो चुकी, तो 4 हो चुकी, क्योंकि ये अंतिम दिया है, चौथी जो है वो अंतिम है, तो 4 संगीति हो चुकी है। और सबसे लास्ट जो संगीति हुई है वो किसके काल में हुई है, तो कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता किसने की, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि चौथी संगीति का, बौद्ध धर्म संगीति का अध्यक्षता किसने की, तो वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। दोनों ऑप्शन आपके रहेंगे, वसुमित्र और अश्वघोष। तो ये उपाध्यक्ष थे, अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, इसे हमको याद रखना है। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। किसमें, तो त्रिपिटक में। ये यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे कि भाष्यों को त्रिपिटक में क्या कहा गया, तो विभाषा शास्त्र कहा। यहाँ देख रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी संगति दे दी जाएगी और जगह का नाम दिया रहेगा, बल मिलान करो, या फिर कब हुई थी तिथि से दे सकते हैं। तो इसको पढ़ने से आपके यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। इस समय मगध का शासक किस शासक के काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासक काल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। अब यहाँ पूछा जाएगा कि दूसरा कब हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कितना साल मृत्यु के बाद, बौद्ध की मृत्यु के बाद, तो 100 वर्षों के पश्चात। इसके कौन थे उस समय शासनकाल में, कौन शासक था, तो कालाशोक था। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर सर्वकामिनी थे। इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाएगा, मिलान करने दे सकता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क ने आयोजित की थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, पूछा गया 64वीं बीपीएससी 2018 में। इसका आंसर है राजगिरी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। ये 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया, 2022 में एकदम करंट में पूछा गया है। तो आप लोग इसे जो बौद्ध महासभा है, संगति है, उससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगिरी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो राजगिरी में हुई। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। दिया हुआ है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, फिर आपका दिया गया प्रथम प्रवचन, निधन। तो निधन तो इनका हो गया था कुशीनगर में, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। यहाँ जो आपका होगा सारनाथ में दिया गया था। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। देखिए यहाँ दिया हुआ महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़का गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। किसके अस्तित्व में, किस शासक के अस्तित्व में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो गुप्तों के समय में। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। यहाँ मनसबदारी किसको कहेंगे, इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। पूछा जा सकता है कि मनसबदारी प्रथा का चलन किसने किया। तो मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। मनसबदार द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा है वेतनमान और तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। मनसबदार जो थे तो उसका भी वरीयता था कि कौन ज़्यादा बड़ा होगा, कौन उससे थोड़ा सा कम पोस्ट का होगा, उससे थोड़ा सा कम पोस्ट का होगा। इसका निर्धारण कौन करता था। तो इसका निर्धारण करता था पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान और उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दी थी, जिससे राज्य को कुछ हद तक सैनिकों के प्रभार से मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए में कहा गया 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया।
कारण आपको बताएगा महावीर विहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों 41वां बीपीएससी में 1996 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ए और सही है और परंतु और एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ दोस्तों दिया गया नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में यहाँ प्रश्न बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो गुप्तों के समय में हुआ था और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। इसका पतन का 2 कारण है कि मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप और पाल शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के कारण। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ आपका व्याख्या किया गया है कि दिए गए विकल्पों में से 2 विकल्प ए और सी सही है। ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इससे पहले भी हम लोग ये प्रश्न देख चुके हैं, फिर से ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस व्याख्या को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है। दूसरा है पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविपाशनक, दशसिद्धक, कैवर तथा धनंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखादत्त है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ था? विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए दोस्तों, विशाखादत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरिशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि विरिशल और कुलहीन शब्द जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं वो किस में हुए हैं? तो मुद्रा राक्षस में हुए। 18वीं शताब्दी में धुनीटराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक जो अभी अपर्याप्त है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। तो इस मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त हैं। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन धनानंद थे, नंदवंश के शासक जो अंतिम शासक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। यहाँ पूछा जाता है कि अग्रमीज किसे कहा गया था?
या किन्होंने कहा? तो यूनानी लेखकों ने कहा था। किसको कहा था? और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्दशा उसका सेनापति था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो लकड़ी का था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्यकाल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। तो कहाँ पे मिला है? तो बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में मिला है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्ममणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो बोधिसत्व पद्ममणि की पेंटिंग जो है अजंता में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। ये सही नहीं है। दूसरा है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने नहीं की थी। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका सही क्या होगा। कौन सा इसमें पूछ रहा, कौन से कथन गलत हैं? तो दोनों 1 और 2 जो हमने बोला वो सही नहीं है, गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। देखिए, यहाँ दिया है, बिहार के भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर कहलगांव उपमंडल के अंतिचक में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। वहाँ गोपाल का नाम दिया था, जो गलत है। ध्यातव्य है कि 2 चीज़ों ने राजा को धर्मपाल को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रेरित किया। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो अभी हम लोगों को पहले ने देखा, फिर से ये क्वेश्चन 43वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया 46वां बीपीएससी में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त हो। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते। नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ दिया गया है कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिश की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग इसको याद करेंगे। यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। आंसर है आपका प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अभिलेख से। तो पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि किस लिपि में लिखे गए हैं और किस भाषा में अशोक के अभिलेख हैं।
तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे नहीं गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का, जो ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, और तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया है। यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। तो दाहिने से जो बाएं लिखी जाती थी वो खरोष्ठी लिपि थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धर्मशील सहिष्णुता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। अशोक का धम्म बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नों की दृष्टि से, तो इसे हम लोग को अच्छे से समझना होगा। अशोक का जो धम्म है, जिसको हम लोग धर्म भी कहेंगे, एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपा सीनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचते माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है, अतः यह सही विकल्प होगा, यही होगा। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अशोक जो है अपने शिलालेख में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखेंगे अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बीपीएससी 2019 में भी पूछा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब पढ़ा गया था। तो देखिए यहाँ दिया अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन से अभिलेख। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य, यानी जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र, आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत, विदेश नीति, धन संचय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है।
तो कांचीपुरम में जो मंदिर स्थित है वो है एकाम्बरेश्वरार मंदिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछा गया है। इसे आप लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ में पूछे गए हैं। ये जो एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। पूछा जा सकता है कि एकाम्बरेश्वरार का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया, तो पल्लव द्वारा। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसका वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये गलत है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग एक चीनी बुद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये वेनसांग के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में ये आया था वेनसांग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन आपके गलत हैं। इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो इसे एक बार व्याख्या को पढ़ लेना है। फाहियान एक चीनी यात्री था और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले मठ की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में इलाहाबाद, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। इतिशंक 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्री और अनुवादक था। उन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आए 60 चीनी तीर्थयात्रियों के जीवन को लिखा। तो कितने भी यहाँ पर तीर्थयात्री आए हैं चीन से, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इससे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत की यात्रा की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा को प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युगम में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। नेक्स्ट है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद प्रद्योत था। उसकी पुत्री बारनबख्ता से वत्स सुदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासोदत्त नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती
की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो जो हून राजा तोरमन है वो प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किए गए थे। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ की जो परीक्षा 2018 में ली गई थी उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ व्याख्या है, हून राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश वर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हून आक्रमण का नेता तोरमान था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमान की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया 2018 का प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राज प्रथम के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राज प्रथम चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो द्रविड़ शैली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। ये 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। इसी से पता चलता है कि विधवा दमन का उदाहरण का पता भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ में जो पूछा गया 2018 में वो क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोज राज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद कन्नौ वंश ने राज किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों कि सुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कन्नौ या कन्वायन वंश के नाम से जाना जाता। सुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो कन्नौ और सुंग जो दोनों हैं, कन्नौ और सुंग दोनों क्या थे? ब्राह्मण वंश थे। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा के लेख के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक विशेषता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पर पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया।
मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र का हास के प्रमाण प्राप्त होते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आंसर है ऑप्शन ई। इसे देखेंगे व्याख्या को। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भिगरू कच्छ भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो थे गुप्त वंश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त काल की देन अत्यधिक थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भगवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन ए। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। यहाँ देखिए, सुश्रुतों को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD में श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रायः 600 BC से 1500 BC से करीब 1000 वर्ष बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभीति ने की थी। उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभीति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। नेक्स्ट है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है, मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बान निवासी था। पाटलिपुत्र का निवासी था कवि बान। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। यहाँ व्याख्या दिया गया है ऑप्शन डी इसका आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इतिसंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ
बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। ये क्वेश्चन 56वीं 59वीं बीपीएससी 2015 में पूछा गया और पहले भी ये बीपीएससी में बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ व्याख्या है। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शंकरादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शंकरादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम 415-455 ईस्वी से की जाती है। कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण में आंसर आपका दिया गया ऑप्शन ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग ने लगभग 100 प्रश्नों को किया है। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें आप लोगों ने देखा है कि CDPO में पूछे गए प्रश्नों को संग्रह दिया गया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आगे के नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से देखेंगे। इसके 151 वाला क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। और हमारे सेशन में जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।